नमस्कार। पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मुंड। आज का ये विशिष्ट लाइव जेईई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के लिए है। एग्जाम से पहले के 4-5 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उस समय की मनोस्थिति से लेकर के दिमाग में चल रहे अनेक तरह के उथल फुथल वाले सवाल हमें कई बार परेशान भी करते हैं और कई बार मोटिवेट भी करते हैं। हिटलर एक बात कहा करता था कि मैं हर एक जंग 2 बार जीता हूं, पहले मन में और उसके बाद में मैदान में। और वो एक भी जंग जो पहले मैंने मेरी मन में जीत ली है वो मैंने मैदान में हारी नहीं है। यानी एग्जाम से पहले की मनोस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मनोस्थिति सब्जेक्ट से लेकर के भी और हमारे माइंडसेट से लेकर के भी। तो आज का ये विशिष्ट लाइव हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट के नेतृत्व में जेईई मेन 2025 का जनवरी अटेम्प्ट देने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के अनेक उन सवालों का जवाब देने वाला होगा जो इस समय उसके मन में चल रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि लाइव के अंत तक आप बने रहें। एक एक सवाल और उसका जवाब आप केयरफुली सुने ताकि आप जेईई मेन 2025 के एग्जाम को बहुत अच्छे से फेस कर पाएं। ये लाइव उतना ही महत्वपूर्ण अभिभावकों के लिए भी है जितना महत्वपूर्ण विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज पैनलिस्ट के रूप में संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर मौजूद हैं जो स्टूडेंट साइकोलॉजी को बहुत गहराई से समझते हैं, जानते हैं। हमारे साथ संस्थान के सीएमडी राजेश ढीलन सर मौजूद हैं जो पॉजिटिविटी के माध्यम से बहुत बार एक एवरेज से स्टूडेंट्स को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट तक ले जाने का वादा रखते हैं। हमारे बीच में पीसीपी के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं। आप एक रिसर्च स्कॉलर रहे हैं, स्टूडेंट साइकोलॉजी को बहुत बेहतरीन समझते हैं और एक अच्छे एकेडमिशियन के रूप में आपकी पहचान है। हमारे बीच जेईई विंग के हेड नीरज अग्रवाल सर मौजूद हैं। एचओडी फिजिक्स पुनीत शर्मा सर मौजूद हैं और हमारे केमिस्ट्री के एचओडी सर मौजूद हैं। तो आइए इस लाइव को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला जो सवाल है वो संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर से रहेगा। सर, शकील आजमी साहब के एक शेर की लाइन है कि हार हो जाती है अगर मान लिया जाए और जीत ली जाती है हर जंग अगर ठान लिया जाए। मानने और ठानने के बीच के ये 3-4 दिन जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट के बच्चों के बीच में है। आप लंबे अरसे से एजुकेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को पढ़ते रहे हैं, भांपते रहे हैं, जानते रहे हैं। तो लास्ट दौर की ये माइंडसेट, लास्ट दौर की ये साइकोलॉजी, ताकि बच्चा इन 3-4 दिन के लिए अपने आप को मेंटेन रखे और एग्जाम में अपना बेहतरीन दे पाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। और मैं सबसे पहले चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि जेईई मेन 2025 के एस्पिरेंट्स की मुख्य तैयारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है और आपके एग्ज़ाम के दिन आपकी सबसे ज़्यादा तैयारी वो ही काम में आएगी जो आपने पिछले साल 2 साल में की है। इसलिए पहली चीज़, रातों रात चमत्कार की स्थिति कुछ भी नहीं रहती। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। फिर भी जहाँ परफेक्शन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं तो जेईई मेन भी आजकल एनटीए द्वारा आयोजित होने के कारण नीट के समकक्ष सा ही पेपर आता है, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो इन दोनों में मुख्य रोल रह जाता है कि लास्ट के टाइम पे जो एनसीईआरटी बेस्ड मेमोराइजिंग टॉपिक्स हैं उनको अगर लास्ट के दिनों में अपन फिर से एक बार रिवाइज कर दें तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लास्ट के समय में जितने पेपर्स की प्रैक्टिस, डेली एक पेपर मिनिमम की प्रैक्टिस करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैं आ जाता हूँ, क्योंकि इस सब पर तो राय देने के लिए हमारे एचओडी महानुभव हैं। आप सोच रहे होंगे कि बड़े ने टॉपिक तो हमारे पकड़ लिए। तो अब मैं आ जाता हूँ मानने और ठानने पे, है ना जी। तो एग्जामिनेशन है वो जितना तैयारी का इशू वेटेज रखता है, उस वेटेज में फाइनल परफॉर्मेंस में मेरा यह मानना है कि ऑन एंड एवरेज लगभग 20% रोल तैयारी के बाद कॉन्फिडेंस का रहता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपकी साइकोलॉजी पॉजिटिव है, तो आपकी एग्जाम के दिन परफॉर्मेंस 20% तक, अप टू बोला मैंने,
सब ये नहीं माने कि हाईएस्ट 20 पहुंच जाती है, 20% तक पहुंच सकती है। इसलिए माइंड सेट ये होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम मैंने पूरी साल तैयारी की है, मेरे लिए ये एग्ज़ाम बना है। इस माइंड सेट के साथ लास्ट के दिनों का बच्चे मेमोराइजिंग टॉपिक्स है, फार्मूला है, PYQs हैं, पेपर प्रैक्टिस के अंदर काम में लेंगे और बड़े ही एकदम जोश के साथ पेपर देने के लिए जाएंगे और पेपर ठीक वैसे ही देंगे जैसे आप कोचिंग के रूटीन पेपर्स देते हैं। इन सभी पॉइंट्स के आधार पे मैं कह सकता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट आएगी और मैंने अपना 20% हिस्सा उस बेस्ट में आपका कवर किया है। थैंक यू। जी सर, आपका ये मानना था कि लास्ट टाइम का कॉन्फिडेंस आपके एग्जाम हॉल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सच भी है। IIT JEE वो एग्जाम है जो दुनिया के 5 सबसे टफेस्ट एग्जाम्स में से एक माना जाता है। माना भी जाना चाहिए क्योंकि ये वो एग्जाम है जो आपको देश के टॉप ब्रेन्स के साथ काम करने का मौका IIT, NITs और IIITs में देता है। एक वक्त था जब IIT, NIT से बीटेक करने के बाद आप एक अच्छे पैकेज तक पहुंच जाते थे। एक दौर आया जब IIT से बीटेक और उसके बाद में IIM से MBA गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जाने लगा। भारत की प्रतिभाएं पूरे दुनिया में फैली। उसके बाद में एक दौर आया कोरोना के बाद और उसके लमसम जब स्टार्टअप्स में IITians, NITians का बड़ा रोल रहा। उसके बाद में एक दौर इन दिनों चल रहा है, अगर आप UPSC का रिजल्ट देखेंगे तो, कि उसमें करीब डाटाज उठा करके देखें तो 65 to 67, 68% तक IITians, NITians यानी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। और अब एक दौर ऐसा आ रहा है जिसमें भी कल परसों कुंभ के मेले की चर्चा चल रही थी कि एक IITian बाबा पूरी चर्चा में है। यानी जहां IITian है वहां डाइवर्सिटी है। जी जी। और डाइवर्सिटी मेडिकल में भी है, लेकिन IAS में मेडिकल और डॉक्टर्स ही सबसे ज़्यादा IAS में मिल रहे हैं। लेकिन इंजीनियरिंग की जो डाइवर्सिटी है उसमें आप IIT कहें, NIT कहें, IIIT कहें, IISER कहें, वहाँ डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है। वहाँ आपको टॉप नॉच टेक्नोक्रेट्स मिलेंगे, रिसर्च साइंटिस्ट मिलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, बाबा भी मिलेंगे और अदर तरीके से सेवा करने वाले भी बहुत मिलेंगे। बिल्कुल सर, यानी कहने का मतलब एक डाइवर्सिफाइड फील्ड इसको कह सकते हैं। और यही वजह है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर भी पूरा प्रेशर रहता है। पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि अगर बच्चा वहां पहुंच गया, इसका मतलब जिंदगी की एक बड़ी जंग को, एक बड़े इम्तिहान को बच्चे ने जीत लिया है। तो डिलन सर तक मैं पहुंचना चाहूंगा। सर, बच्चों की बात चेयरमैन सर ने कर ली। पेरेंट्स इन लास्ट के 4-5 दिन में किन बातों का ध्यान रखें ताकि बच्चा अपने आप को सस्टेन रख पाए, अपने आप को मेंटेन रख पाए? फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी जनवरी अटेम्प्ट 2025 के एस्पिरेंट्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि आप अच्छा करें, बेस्ट करें, जाएं और जीतें। पेरेंट्स के लिए मैं ओकार सर बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है, जैसा आपने कहा, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो जो अभी 3-4-5 दिन बचे हैं अपने पास में जी, इस दौरान बच्चा एकदम दिमागी रूप से कूल एंड कंफर्ट जोन में रहे जी। इसके लिए गार्जियंस भी प्रयास करें और बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में किसी भी प्रकार की स्थिति में आप गुस्सा नहीं करें, किसी से झगड़ा नहीं करें, एकदम पॉजिटिव रहने का प्रयास करें, NCERT के साथ जुड़े रहने का प्रयास करें और पर डे एक शेड्यूल जरूर बनाएं अपना 9 से 12 और 3 से 6 का, कि इन दोनों फेजों के अंदर अपन को एक पेपर जरूर अटेम्प्ट करना है, जिससे अपना रूटीन है वो लगातार एक सिस्टमेटिक वे में जनवरी के अटेम्प्ट 22, 23, 24 तारीख को एग्जाम हो रही है, 28, 29 तारीख को एग्जाम हो रही है। जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो तब तक आप इस शेड्यूल के अंदर रहें। गार्जियन से मैं विशेष कहना चाहूँगा, बच्चों को एग्जाम तक, किसी भी सर्दी का मौसम चल रहा है ओंकार सर जी, सर्दी से बचा के रखें। उनके ऊपर अनावश्यक किसी भी इस प्रकार की बात जिससे वो बच्चा प्रभावित हो सकता है, जिससे उसकी मेन एग्जाम के अंदर उसका ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, उन सब से आप बचा के रखेंगे तो अपने बच्चे का भविष्य बहुत अच्छे की ओर जाएगा। मैं ओंकार सर, बच्चे यहाँ प्रिंस के अंदर हॉस्टल में खूब हैं। हॉस्टल के अंदर भी हमने बच्चों की मीटिंग लेके
हाउस इंचार्जेज की मीटिंग लेके, टीचर्स की मीटिंग लेके, इस प्रकार का एक इन्वायरमेंट आज के दिन प्रिंस में क्रिएट किया है कि आने वाले 10 दिन बहुत शानदार इन्वायरमेंट, कूल एंड कंफर्ट इन्वायरमेंट हम बच्चों को दे रहे हैं, जिससे जिस बच्चे ने 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी की है, उस तैयारी को बेहतरीन अंजाम मेन एग्जाम में देके बहुत अच्छी परसेंटाइल ला सके। ओंकार सर। बिल्कुल सर, ये एग्ज़ाम सिर्फ अकेला बच्चा नहीं देता है, ये एग्ज़ाम उस इंस्टीट्यूट की भी है, जैसा कि सर ने कहा कि लास्ट टाइम में यहाँ माहौल बहुत अच्छा है। ये एग्ज़ाम उससे तीनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले तीनों सब्जेक्ट टीचर्स का भी है, ये एग्ज़ाम पेरेंट्स का भी है। यानी अकेला बच्चा इस एग्ज़ाम को फेस नहीं कर रहा, इसको फेस करने वाला इंस्टीट्यूट भी है, उसके टीचर्स भी हैं, उसका मैनेजमेंट भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं, और इसीलिए सामान्य घरों के बच्चे इस एग्ज़ाम में इतनी अच्छी संख्या में सेलेक्ट हो पाते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा दायरे को चेंज करते हैं और सीधे सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। हमारे बीच में जेईई विंग के हेड और एचओडी मैथमेटिक्स नीरज सर मौजूद हैं। सर, लास्ट टाइम में, क्योंकि बच्चा किताब नहीं छोड़ने वाला कितना भी कहें, तो लास्ट टाइम में मैथ्स को किस नज़रिए से देखें, और चूंकि आप इस डिपार्टमेंट के एचओडी तो हैं ही हैं, जेईई विंग के हेड भी हैं, इसलिए आपसे ये भी अपेक्षा रहेगी कि पिछली बार के जेईई मेन के एग्जाम में और इस बार के जेईई मेन के एग्जाम में क्या अंतर है। कुछ चीज़ें जो पिछली बार थी इस बार नहीं है, कुछ चीज़ें जो पिछली बार नहीं थी लेकिन इस बार है। इस बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। थैंक यू सर। जैसा कि 22 जनवरी से जेईई मेन का अटेम्प्ट स्टार्ट हो रहा है, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम 22 जनवरी को भी हैं, कुछ बच्चों के 28-29 को भी हैं। तो कुछ बच्चों के पास 4-5 दिन का समय है, कुछ बच्चों के पास 10 से 12 दिन का समय है। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि इन 10-12 दिन में या 4-5 दिन में बच्चों को क्या करना चाहिए। तो मेरी सभी बच्चों से यही सलाह रहेगी कि इन 4-5 दिन में नया कुछ भी नहीं पढ़ें, जो आपका पढ़ा हुआ है उसका बहुत अच्छे तरीके से आप रिवीजन करें। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो जेईई मेन ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, मैथ्स में जो जेईई मेन ओरिएंटेड टॉपिक्स हैं, मैथ्स की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो स्टैटिक्स हो गया, रिलेशन हो गया, बहुत छोटे चैप्टर हैं और इनसे एक एक क्वेश्चन जेईई मेन में आता ही आता है। इसके अलावा अगर अपन कैलकुलस में बात करें तो अगर छोटे चैप्टर्स की बात करें तो एमओडी हो गया, एलसीडी, इसके अलावा आईटीएफ, एरिया, इनसे एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो लास्ट मोमेंट पर इनके अपन नोट्स रिवीजन कर सकते हैं, 2024 के कुछ पीवाईक्यूज देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट मोमेंट पे जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो उसमें बच्चों को कई बार तो मोटिवेशन भी अच्छा मिलता है कि मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरी तैयारी अच्छी है। फिर अगले ही पल बच्चों को डर भी लगता है कि पता नहीं क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। तो मेरी बच्चों को ये सलाह रहेगी कि इस टाइम पर ज़्यादा अनावश्यक सोचें नहीं, अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें। इस टाइम पर रैंक हो गया, आईआईटीज हो गई, सिलेक्शन हो गया, इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचें। अगर इस तरह का विचार आता है तो तुरंत उस विचार को छोड़कर अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। फिर पेपर अटेम्प्ट करने की बात आती है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। तो जिस तरीके का पिछले 2-3 साल से जेईई मेन का पेपर आ रहा है जी, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री कंपेरेटिवली इजी आती है और मैथ्स कैलकुलेटिव और लेंथी भी आता है। तो उसमें जैसे ही बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं तो बच्चों से रुझान पता लगता है। तो बच्चे यही कहते हैं कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री हमने लगभग 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर लिया और मैथ्स को लगभग 1.5 घंटा दिया। तो जब फिजिक्स केमिस्ट्री इतना इजी आ रहा है, 1.5 घंटे में बच्चे कर पा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस आ रहा है, तो मेरी बच्चों से ये सलाह रहेगी कि उसको एकदम फोकस होकर करें, उसमें जल्दबाजी किसी तरह की नहीं करें। उसमें मेन फोकस ये रखें कि कोई क्वेश्चन अपने को आ रहा है तो अपनी गलती की वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से वो क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। और अगर जेईई मेन की बात करें तो जो इजी क्वेश्चंस होते हैं अगर वो अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है तो वहाँ से अपना परसेंटाइल बिगड़ता है। टफ क्वेश्चंस अगर अपन गलत करके आते हैं तो उससे अपना परसेंटाइल नहीं बिगड़ता। तो मेरी बच्चों को सलाह रहेगी कि इजी क्वेश्चन जल्दबाजी में, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से बिल्कुल भी गलत नहीं करें। फिर जैसे ही अपन मैथ्स की तरफ चलते हैं तो मैथ्स कैलकुलेटिव भी आता है, लेंथी भी आता है, तो अपन वहाँ पर तुरंत सिलेक्टिव मोड में आ जाएं। पहले 25 क्वेश्चंस, जैसे लास्ट ईयर 30 क्वेश्चंस आते थे, 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप थे। इस बार एनटीए ने थोड़ा पैटर्न में बदलाव किया है, इंटीजर टाइप 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ में भी
चेंज आएगा। तो जैसे ही आप मैथ्स को अटेम्प्ट करने जाते हैं तो तुरंत आप सिलेक्टिव मोड में आ जाएं कि पहले ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करें जो कि आपको लग रहा है कि हाँ इनकी कैलकुलेशंस ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो ऐसे 10, 12, 13 क्वेश्चंस पहले सिलेक्ट करें और पहले उनको ही करें। अनावश्यक हर क्वेश्चन में नहीं घुसें, क्योंकि ऐसे अगर 4-5 क्वेश्चंस लेंथी में आप घुस गए तो आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले वो 12-13 क्वेश्चन सेलेक्ट किए और उनको अच्छे तरीके से करें और कोशिश ये करें कि ये क्वेश्चंस अपने को आ रहे हैं तो इनमें से कोई गलत नहीं हो पाए। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि लास्ट ईयर्स का जैसा रुझान है तो मैथ्स में अगर आप 40 से 45 का स्कोर भी करते हैं तो आपके परसेंटाइल 98 to 99 मैथ्स में आ जाते हैं। तो इसमें कैलकुलेटिव और लेंथी क्वेश्चन से बचने की बजाय पहले वो 12-13 क्वेश्चन के ऊपर अपने को विशेष फोकस करना चाहिए और मोटिवेटेड रहें, अपने तैयारी के ऊपर अच्छा विश्वास करें। और कई बार कुछ शिफ्ट बहुत इजी भी होती हैं और कुछ शिफ्ट टफ होती हैं। अगर बात की जाए तो इजी शिफ्ट में लगभग 200 नंबर में 99 परसेंटाइल बनता है। कुछ टफ शिफ्ट होती हैं उसमें लगभग 160-170 मार्क्स में ही 99 परसेंटाइल बन जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छी है और उसके बावजूद भी अगर पेपर में स्कोर आपको क्वेश्चन बनाने में जोर आ रहा है तो आप विश्वास करके चलें कि वो सिर्फ टफ है और उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बजाय आप फोकस ये करें कि जितने अपन कर रहे हैं वो गलत नहीं हो, इस बात के ऊपर विशेष फोकस करें। अगर क्वेश्चन फटाफट बन रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, तो मान के चलें कि वो सिर्फ इजी है, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आए और जल्दबाजी में किसी तरह की गलती नहीं करें, क्योंकि वो इजी शिफ्ट है और वहाँ पर एक हाई स्कोर में अच्छे परसेंटाइल जाएंगे। तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखें। थैंक यू सर। बिल्कुल नीरज सर, आपने कुछ डाटा बेस्ड फैक्ट्स दर्शकों के सामने रखे, कुछ एहतियात हम सभी के सामने रखे। निसंदेह अगर विद्यार्थी उनको फॉलो करेंगे तो एग्जाम में उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच फिजिक्स के एचओडी पुनीत सर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, आपके सब्जेक्ट को लेकर के जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट देने वाला बच्चा किन बातों का ध्यान रखे और लास्ट के इन 3-4 दिन में किस तरह से अपने आप को मेंटेन रखे? थैंक यू ओंकार सर। जेईई मेन का जो पेपर है वो जैसा सर ने बताया कि एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है जब से एनटीए कराने लगा है, और इसमें जो 2-3 बातें अपने को मूलतः है बहुत ज़्यादा जिन पे भी अपने को विशेष ध्यान देना है जी कि एक तो एनसीईआरटी के जो अपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं जी और जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं वो अपने को करने ही करने हैं। पेपर में जाने से पहले उनको एक बार अपने को देख के जाना ही जाना है। जी इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक आती है, तो उसमें काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अपन ईयर लॉन्ग उन क्वेश्चंस को करते ही हैं जी लेकिन लास्ट में भी उनको अपने को एक बार देख के जाना चाहिए क्योंकि उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। जी दूसरा सर, एनसीईआरटी में फिजिक्स में लास्ट में एक तो होता है समरी जी और एक होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर। और जैसा कि देखा जा रहा है एनटी का पैटर्न है कि आजकल असर्शनिज्म के और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन सीधे वहाँ से लाइन से उठ के आते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं यही एडवाइस करूँगा लास्ट टाइम में आप हर चैप्टर की समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर, जो पॉइंट्स कुछ 7-8 पॉइंट दिए हुए होते हैं उनको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। डायरेक्ट आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपका बिल्कुल आसानी से सही हो जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक्स सर ऐसे हैं जो जेईई मेन में है, एडवांस में नहीं है। तो जब हम तैयारी करते हैं तो हम तैयारी करते हैं एडवांस के हिसाब से, पूरा फोकस हमारा एडवांस पे रहता है। तो वो कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं जो टच में हमारे कम रहते हैं जी तो उन टॉपिक्स को भी आप लास्ट टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके कवर कर सकते हैं। जैसे उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स में काफ़ी मतलब सेमीकंडक्टर फिजिक्स तो पूरे टॉपिक ऐसा है जो मेन के अंदर ही है जी एडवांस में नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो हमने बच्चों को बता रखे हैं, उनकी लिस्ट भी बनवा रखी है, तो उन पर अपने को भी विशेष फोकस करना है। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेईई मेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिकल फिजिक्स। प्रैक्टिकल फिजिक्स को इंक्लूड किया गया है जेईई मेन के अंदर 3-4 साल से, और इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 11-12 के जो हमारे प्रैक्टिकल्स है जो हमारे करिकुलम में है उनसे सीधे उठ के क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं प्रैक्टिकल्स को इतना सीरियसली कंसीडर नहीं करते, इस वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। जी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से हट चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकल फिजिक्स में दे रखे हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है और उन्हें आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं माना जाएगा। तो लास्ट टाइम पे आप समरी पे फोकस करें, पॉइंट्स टू पॉन्डर पे फोकस करें, प्रैक्टिकल फिजिक्स पे फोकस करें। जो स्पेसिफिक टॉपिक्स एडवांस में नहीं है सिर्फ मेन में है उन पे फोकस करें। तैयारी हमने पूरे साल बहुत अच्छी की, जैसे नीरज सर ने बताया, अपनी तैयारी पे ध्यान रखें।
और मैं तो जैसे कहता हूँ सबसे पहले अपने को घबराना नहीं जी। है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पेपर देना है। पेपर में भी अपने को नीरज सर ने डिस्कस किया कि एक राउंड में पेपर नहीं करना है, 2 राउंड में कम से कम अपने को पेपर को सॉल्व करना है। जी। वहाँ पर अगर कोई भी दिक्कत होती है, जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि कंप्यूटर में कुछ खराबी हो जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। बाद में एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो उस समय अपना पेपर अपने को ख़राब नहीं करना है। जितना टाइम आपका वहाँ वेस्ट होगा वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो बिल्कुल काम रहें, कूल रहें, अपनी तैयारी पर विश्वास करें और बहुत अच्छा स्कोर करें, जाएँ और जीत कर आएँ। थैंक यू। बिल्कुल सर, फिजिक्स के प्रिकॉशंस सर ने बताए, बिल्कुल पैनिक नहीं हो, घबराएं नहीं, जाएं और जीत करके आएँ। आप थे फिजिक्स के एचओडी पुनीत सर। अब मैं केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ता हूं। हमारे बीच केमिस्ट्री के एचओडी डीआर सारण सर मौजूद हैं। थोड़ा लीक से हट करके बात करना चाहूँगा। ये डॉक्टरों वाली सहारणों की ढाणी के रहने वाले हैं। डॉक्टरों वाली सहारणों की ढाणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके एक ही दादाजी के वंश से निकले हुए 9 डॉक्टर हैं और मुझे कहते हुए इस मंच के माध्यम से एक खुशी है कि उनमें से 5 पीसीपी के देवे हैं। यानी यहाँ आकर के आपने न केवल पीसीपी में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बनाया है बल्कि अपने परिवार का भविष्य भी सुरक्षित किया है। तो यानी ये सारा सब कुछ एक अच्छी मेंटरशिप की वजह से हो पाता है। तो मैं सारण सर आप तक पहुंचाना चाहूँगा केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जेई का बच्चा, जैसे नीट का बच्चा बायो को इजी मान करके इग्नोर करता है, वैसे ही जेई का बच्चा केमिस्ट्री को एवरेज मान करके इग्नोर करता है और फिर वो केमिकल लोचा सिलेक्शन में केमिस्ट्री की वजह से ही होता है। तो केमिस्ट्री को लेकर के आप क्या कहेंगे? जी ओंकार सर, नमस्कार। केमिस्ट्री सब्जेक्ट जेई मेन के हिसाब से सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जी। और इसके अंदर मेनली जो कुछ फैक्ट्स होते हैं जी। उस फैक्ट्स का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और लास्ट टाइम में केमिस्ट्री को सबसे ज़्यादा अपने को वेटेज देना जी। चाहिए बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। और इन आने वाले जैसे 4 दिन बचे हैं 22 तारीख की शिफ्ट के लिए जी। तो इन 4 दिनों में अपने को कम से कम 13-14 घंटा अपने को स्टडी करनी है। उसमें अपने को 3 पार्ट में स्टडी करनी है। जैसे फर्स्ट थ्योरी को पढ़ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पर जाना, उसके बाद फुल सिलेबस के पेपर देना। जी। तो इसमें केमिस्ट्री के अंदर आपको जैसे थ्योरी के अंदर टाइम दो, तो जैसे मान लो 2-2 घंटे तीनों सब्जेक्ट में दिए तो केमिस्ट्री में प्लस करना, आपको 3 घंटे तक का टाइम ज़्यादा देना है। और लास्ट में 4 दिन के अंदर स्टूडेंट सोचते होंगे भाई थ्योरी के अंदर अपना इतने टाइम में कैसे कवर करवाएंगे। जी। तो इसके लिए सभी बच्चों ने शॉर्ट नोट्स मार रखे जी। होंगे, तो सभी को शॉर्ट नोट्स को पूरा ढंग से देखना है। जी। तो शॉर्ट नोट्स आराम से आप 2 घंटे के अंदर काफ़ी कुछ कवर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्वेश्चन पे जाना है, क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन करना है। जैसे प्रत्येक चैप्टर में मान लो आप सभी कंसेप्ट इंक्लूड करते हुए 15-20 या 25-30 के आसपास क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज उसमें कवर करना है। जैसे पूरी थ्योरी वापस मतलब बैक रिवीजन करना है क्वेश्चन के माध्यम से थ्योरी का। और रोज़ एक फुल सिलेबस का अपने को पेपर देना है। जी। इसके अलावा केमिस्ट्री के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में मेन सबसे पहले मैं लेता हूँ फिजिकल जैसे फिजिक्स होती है वैसे होती है। उसमें सेम वही अपने को करना है, शॉर्ट नोट्स रखने हैं अपने सामने और क्वेश्चन सभी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन लो, फिर शॉर्ट नोट्स देखो। फिर शॉर्ट नोट्स में आपको लग रहा है कि यार इस शॉर्ट नोट्स में जैसे ये पॉइंट अपने को इस पॉइंट से रिलेटेड डिटेल अपने को नहीं आ रही है। पॉइंट जैसे आपके सामने आएगा तो उस पॉइंट की आपको शॉर्ट नोट्स वाली मेन पूरी थ्योरी की डिटेल आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो आप पूरे नोट सामने रखो और उनमें से वो डिटेल देख लो। इससे आपका पूरा कंप्लीट थ्योरी रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा फिर आता है फुल सिलेबस के पेपर, वो देना है। अब मैं लेता हूँ सब्जेक्ट वाइज, तीनों सब्जेक्ट को अलग लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवीजन का तरीका होता है नंबर 1 फ्लो चार्ट। सभी स्टूडेंट के पास फ्लो चार्ट होता है, आप फ्लो चार्ट को पूरा ढंग से देखें। जी। फिर होता है कुछ टेबल बनी होती है रिएजेंट्स की, तो रिएजेंट टेबल को लास्ट टाइम के अंदर देखें। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेबल होती है, रिड्यूसिंग एजेंट की टेबल होती है, उसको देखें। तो इस प्रकार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करें। फिर मैं चलता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर लोग कहते हैं इसे याद करने वाली थी, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ 8-10 पॉइंट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ वो आपको याद, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको याद होने चाहिए। जी। जैसे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं 8-10 KMnO4 K2CR7 या जी। नाइट्रेट जैसा 8-10 होते हैं, उनको आपको याद होने चाहिए। कुछ होते हैं सॉल्युबिलिटी में फैक्ट होते हैं, मतलब गिनती के 8 से 10 फैक्ट है, वो याद कर लो। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें समझने वाली होती है। इनऑर्गेनिक में मुख्य रूप से पी ब्लॉक को हटा दिया गया है। तो पी ब्लॉक में आपको पढ़ना कहाँ तक है, लास्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप,
उससे ज़्यादा आपको आगे नहीं पढ़ना। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप में आप उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी तक आपको उसको स्टडी करना। उससे आगे कंपाउंड से स्टार्ट हो जाता है ना, उनको आपको पढ़ने की आवश्यकता जी नहीं है। पी ब्लॉक हट गया 70% के आसपास, एस ब्लॉक पूरा हट गया, जी। हाइड्रोजन हट गया, मेटलर्जी हट गई इनऑर्गेनिक के अंदर। तो अब ज़्यादा वेटेज इनऑर्गेनिक के अंदर चला गया डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक से पहले क्वेश्चन कभी कभी आता है, नहीं भी आता, आजकल 1 से 2 क्वेश्चन तक डी एंड एफ ब्लॉक से आने लग गया। काफ़ी अच्छा उसका वेटेज है, और वो चैप्टर है भी पूरा थ्योरेटिकल है, तो पूरी एनसीईआरटी लास्ट में लाइन टू लाइन रीड करके जाइए। फिर बात आती है ऑर्गेनिक होगी। इस प्रकार से सभी सब्जेक्टों को आपको मैं जैसे पॉइंट होता है वैसे स्टडी करके जाएं तो अच्छा होगा। धन्यवाद जी। तो लास्ट टाइम की केमिस्ट्री की रिवीजन स्ट्रेटजी आपने सारण सर के माध्यम से जानी। अब इस लाइव सेशन के अंतिम वक्ता की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। लास्ट टाइम में जो फैक्ट है उससे हमें स्वीकार करना है। कई बार होता यह है कि बारिश का मौसम है, बारिश आएगी, उसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा। सर्दी का मौसम है, सर्दी पड़ेगी, उसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ेगी, रोना रोने से कुछ नहीं होगा। एग्जाम आ गया है, देना है, सामना करना है, उसका रोना रोने से कुछ नहीं होगा। उसका हंसते हंसते सामना हमें करना है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप हैं, यानी स्टूडेंट हैं। आप है तो एग्जाम है, इसलिए अपना ख्याल रखें। इसलिए मैं सबसे अंत में पीसीपी के एकेडमिक हेड तक आना चाहूँगा। मेरे साथी जो रिसर्च स्कॉलर भी रहे हैं, जिनका एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कमांड भी है, डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं। तो सर, लास्ट टाइम में बच्चा अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखें, और जैसा कि आप अक्सर कहते हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ गई यानी बान बैठ गया है, और बान बैठने से लेकर के फेरे होने तक का समय सबसे क्रूशियल समय होता है। तो आप अभिभावकों और बच्चों से मुखातिब हों और अपनी बात हमारे बीच रखें। जी सर, सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे सर बता रहे थे कि जो चीज़ सर्टेन है वो सर्टेन चीज़ें होनी ही है। तो एग्ज़ाम बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो इसको सर हमें एज ए फेस्टिवल बनाना चाहिए। बिल्कुल। जैसे हम पूरे साल भर जब कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो वेट करते हैं कि कब होली की छुट्टियां होंगी, कब दीपावली की छुट्टियां होंगी। आपके हिसाब से इंस्टीट्यूट्स प्रवेशोत्सव मनाते हैं जी, तो परीक्षोत्सव भी मनाना शुरू कर देना चाहिए। जी जी जो प्रिंस में पिछले 10 दिन से चल बिल्कुल रहा है। जी। तो अपने बर्थडे का ईगरली वेट करते हैं। जी। तो वैसे ही जो जिनकी तैयारी शानदार है सर, वो तो वेट कर रहे हैं eagerly। बिल्कुल। ठीक है। एक अच्छा योद्धा, सूरवीर योद्धा हमेशा युद्ध का, जब जंग का ऐलान होता है तो एकदम भुजाएं तन जाती हैं और एकदम से रोमांच उसमें बढ़ जाता है। जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी बच्चों की तैयारी एकदम शानदार है, और 22 तारीख से सब अपन इस मिशन पे निकलेंगे, तो उसको एज ए फेस्टिवल अपने को मनाना है। साथ ही ये जो एग्ज़ाम है, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने बताया किस तरह से आपको डील करना है। उसके साथ साथ में आपको एक एग्ज़ाम रूम की साइकोलॉजी को समझना है। जी बहुत से बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने फील किया होगा कि सर एग्ज़ाम हॉल में सवाल नहीं हुआ, लेकिन मेरा रूम पे जाते ही हो गया। बिल्कुल। तो देखिए, एग्ज़ाम हॉल से रूम तक आप पहुँचे, आपने ना उस टॉपिक को पढ़ा, ना आपने किसी से हेल्प ली, तो ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पे नहीं हुआ, वो रूम पे हो गया। इसका मतलब सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप इस इन्वायरमेंट को समझ लेंगे और वहाँ पे एकदम से होमली फील करेंगे, तो आपके बहुत सारे हो सकता है 5-6 सवाल इस टाइप के जो गलत होने वाले हो वो ठीक हो जाए। जैसा सर ने बताया कि आप इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अपने शादी ब्याह का माहौल होता है, तो उस वक्त बान बैठना एक परंपरा होती है, उसमें बनरा बनड़ी होते हैं, उसको कटार पहना के बैठा दिया जाता है। तो उसके पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक है जी जी कि घर से बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि कुछ चोट लग जाए, क्योंकि वो शादी है तो वो 2 इंपॉर्टेंट पर्सन है, जी जी उनका स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, कोई और दूसरा कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी अपना इस वक्त ध्यान रखना है। 5-6 दिन पेरेंट्स से भी करना चाहूँगा, जैसे बच्चों का बाहन बैठ जाता है उस हिसाब से इनका ध्यान रखें और इनको रूम में ही सब कुछ चीज़ें अवेलेबल करवाएं। सर ने बता ही दिया, स्वास्थ्य का इस वक्त ध्यान रखना ही रखना है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटा जी, घबराने से कुछ नहीं होगा। इसके एक जोक के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। ये 2 दोस्त जंगल में जा रहे थे, तो एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा कि यार इस वक्त अगर तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? बिल्कुल। तो उस दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया कि भाई जब शेर आ जाएगा तो उसको मुझे क्या करना है, जो करना है शेर ही करेगा। तो एग्जाम तो आ गया। बिल्कुल। अब अपने को कुछ नहीं करना, एकदम से जिंदा दिल्ली से जाना है, मस्त होके जाना है। और बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने की है, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी बेस्ट। बिल्कुल सर।
एक क्वेश्चन बच्चों ने जो पिछले 5-7 दिन में मेरे से काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर 99 परसेंटाइल के लिए कितने एक मार्क्स आने चाहिए। तो पिछले साल के डाटा पर मैं जाना चाहूँगा। पिछले साल एक पारी के अंदर 99 परसेंटाइल 155 मार्क्स पे आ जाता है, और एक पारी होती है जिसके अंदर 235 नंबर पे 99 परसेंटाइल आता है। इसलिए मैं सब बच्चों को कहना चाहूँगा जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, आपको एग्जाम में जाके बैठना है एग्जाम हॉल में, और पेपर को अटेम्प्ट करते जाना है। जिस प्रकार से जिस मोड में हो रहा है पेपर, उसके अकॉर्डिंग आप अटेम्प्ट करते जाएं। जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट परफॉर्म करें। ये चिंता नहीं करें मेरे को कितने मार्क्स तक पहुंचना है, क्योंकि ये स्थितियां भविष्य के गर्भ में हैं। सभी बच्चों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करें, बेस्ट करें। थैंक यू। तो चलिए अब अंत में इस लाइव के समार की ओर बढ़ें। उससे पहले एक निवेदन मेरा भी आप सभी से रहेगा, आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाएं, ज़्यादा उम्मीदों के साथ नहीं जाएं। जैसे भी आपकी तैयारी है, यकीन रखें आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। उस तैयारी के साथ उस एग्जाम को फेस करने के लिए हमें जाना है, न किसी अच्छी रैंक की उम्मीद के साथ, न अच्छे परसेंटाइल की उम्मीद के साथ, न कोई कम ज़्यादा करने की उम्मीद के साथ। हमें बिल्कुल कूल माइंड के साथ उस एग्जाम को फेस करना है जो भी सत्र पर्यंत आपने तैयारी की है। और अपने आप पर यकीन रखें, अपने इंस्टीट्यूट पर यकीन रखें, अपने टीचर्स पर यकीन रखें, अपने पेरेंट्स की पेरेंटिंग पर यकीन रखें, और ऊपर वाले के ऊपर भी थोड़ा बहुत यकीन रखें। आप जीत करके आएंगे, आप बहुत अच्छा करके आएंगे। तो अंत में पुनः मैं एक बार संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सोंडा सर तक पहुंचना चाहूँगा। सर, लास्ट में आप अभिभावकों और विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो सारा कंक्लूजन टीम मेंबर्स ने बहुत ही एफिशिएंटली बताया, और मैं फाइनली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम को जितना ज़्यादा रूटीन एग्ज़ाम की तरह ले सकते हैं, बच्चे हों चाहे पेरेंट्स हो। कई बार मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम के लिए बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स जूस लिए खड़े हैं, प्राणी सेवा कर रहे हैं, और है इतना ज़्यादा करने से बच्चा ओवर कॉन्शियस होता है। मैंने ऐसे खूब बच्चों को देखा जो रूटीन में एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से देते हैं, मेन एग्ज़ाम आता तो सांस फूलने लग जाता है, पता नहीं युद्ध के मैदान में शेर के सामने ही जा रहे हो। इसलिए अगर बेस्ट परफॉर्मेंस लेके आनी है तो एज यूजुअल नॉर्मल तरीके से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम से पहले माइंडसेट को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करके जाना है, और एग्ज़ाम से पहले जैसे हेल्थ इश्यूज हैं, नींद है, इन सब को पूरा कंसिडर करके जाना है। पेरेंट्स को भी बच्चों को अच्छी तरह थप्पी दे के भेजना है, ज़्यादा करके बहुत बढ़िया करके आना, बढ़िया करके आना, टेंशन मत करना, टेंशन मत करना, टेंशन मत करना। अब टेंशन मत करना, ये हो गया मतलब बावड़ा गाँव ना बाल दे। इसलिए आप जितना बच्चों से एज यूजुअल एग्ज़ाम दिलाएंगे, बच्चे उतने ही अच्छी परफॉर्म करेंगे। पीसीपी के बच्चों ने शानदार तैयारी जेई के लिए कर रखी है, और मैं सभी पीसीपी के स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और जेई में अपीयर होने वाले सभी ओवरऑल स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये अटेम्प्ट बहुत ही अच्छा जाए, अच्छी स्कोरिंग के साथ जाए। और जैसा डिलन सर ने कहा, मार्क्स से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित या अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर के लेवल के अनुसार परसेंटाइल डिसाइड होते हैं, तो अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म करें। विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। तो लास्ट में चेयरमैन सर ने जो हिदायतें हमें दी, जो एहतियात बरतने के लिए हमें कहा, उम्मीद है आप सारे लोग उसे बरतेंगे। अब अंत में पूरे पीसीपी परिवार की ओर से, पूरे प्रिंस एजुकेशन हब परिवार की ओर से, क्योंकि डेट और सिटी आपको एलोकेट हो चुका है, आपका सेंटर आपको एलोकेट हो जाएगा, और उसके बाद आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ उस एग्ज़ाम को फेस करेंगे। ईश्वर से इल्तिजा रहेगी, माँ शारदे से प्रार्थना रहेगी कि आप इस इम्तिहान को पार करें और अपने पेरेंट्स के सपनों को साकार करें। आप सभी को जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट 2025 की पूरे प्रिंस परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ और जीत के आओ।